अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी विद एहसान। और सबसे पहले तो इस बात के लिए माजरत कि कई दिनों से नया लेक्चर जो है वो अपलोड ना हो सका, और उसकी एक ही रीज़न थी, और वो रीज़न क्या थी कि जो मेरा पुराना डिवाइस है मोबाइल, वो चोरी हो गया था। तो उसके तगदो में लगे रहे तो वो तो नहीं मिला, तो फिर नया लेना पड़ा। तो इसकी वजह से काफ़ी डिले आया इन लेक्चर्स में। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे पास लेवल्स ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशंस। हमने बेसिकली लेवल्स देखने हैं प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशंस के। अब क्या मतलब है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, क्या हम सीखने जा रहे हैं? हम ये बात सीखने जा रहे हैं, हम क्या सीखने जा रहे हैं? हम ये सीखने जा रहे हैं कि जब एक ट्रांसलेशन होती है सेल के अंदर, ट्रांसलेशन के बाद हम कहते हैं कि एक प्रोटीन जो है वो उसके एक धागा, उसके एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हमें मिल जाता है, तो वो कोई एक्चुअल प्रोटीन या फंक्शनल प्रोटीन नहीं होता। वो तो हमारे पास एक बेस लाइन आ जाती है। फिर वही जो हमारे पास बेस लाइन है, वो जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, इसमें डिफरेंट बॉन्डिंग्स होती हैं, इसकी डिफरेंट शेप चेंजिंग होती है, और ये एक शेप से दूसरे में और तीसरे में और इस तरीके से प्रॉपर एक प्रोटीन बनता है, एक फंक्शनल प्रोटीन बनता है या फिर एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनता है। तो वो अचानक आफ्टर ट्रांसलेशन वो नहीं होता, बल्कि ट्रांसलेशन जब हो जाती है उसके बाद वो जो प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, उनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं। तो इस टॉपिक का दूसरा नाम जो है वो कन्फर्मेशंस इन प्रोटीन भी कह सकते हो। इस टॉपिक का दूसरा नाम क्या आ सकता है? कन्फर्मेशंस इन प्रोटीन्स। कन्फर्मेशन का मतलब क्या, डिफरेंट जो प्रोटीन्स है वो किस तरीके से डिफरेंट शेप में जो है वो आता है, कोई ग्लोबुलर बनता है, कोई फिब्रस बनता है, या इस तरह की चीजें जो हैं, तो वहां से हमने कन्फर्मेशन उठानी है कि किस किस कन्फर्मेशन में हो सकता है। तो बेसिकली हमारे पास, अगर मैं इन शॉर्ट बता दूं, तो 4 लेवल्स हैं। कितने लेवल्स हैं? 4 लेवल्स हैं जिसमें एक प्रोटीन जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज होता है। सबसे पहला लेवल जिसको फर्स्ट डिग्री बोलते हैं या फिर प्राइमरी प्रोटीन बोलते हैं। दूसरा लेवल हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन्स होते हैं, या इसको 2 डिग्री बोलते हैं, 2 डिग्री प्रोटीन्स। फिर इस तरीके से टर्शरी प्रोटीन्स होते हैं, या इसको 3 डिग्री प्रोटीन्स बोलते हैं। और फिर आखिर में सबसे कम्प्लेक्स हमारे पास आता है 4 डिग्री प्रोटीन्स या फिर क्वार्टरनी प्रोटीन्स। तो आज हमने वही चीजें सीखनी है कि प्राइमरी प्रोटीन से क्वार्टरनी प्रोटीन तक जो जाने का सफर है वो हमने तय करना है। तो शुरू करते हैं बिला किसी और बात के देर किए। सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास पहला लेवल है, वो हमारे पास क्या है? प्राइमरी प्रोटीन्स। ठीक है, कौन से हैं? प्राइमरी प्रोटीन्स, या इसको फर्स्ट डिग्री बोलते हैं, 1 और उसके बाद डिग्री। तो ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री है या प्राइमरी प्रोटीन्स है। तो वो हमारे पास क्या है? अब ये क्या है? सबसे पहले जैसे ही ट्रांसलेशन होती है, एक सेल है, क्या है हमारे पास? एक सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, उसे हमारे पास आरएनए बाहर आया, उस आरएनए से हमारे पास ट्रांसलेशन हुई, और उस ट्रांसलेशन के नतीजे में क्या हुआ कि जो अमीनो एसिड्स है वो एक सीक्वेंस में आपस में जुड़ गए। तो वो जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को, वो जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोटीन। वो क्या है? सबसे बेसिक प्रोटीन। जो जहान का कोई भी प्रोटीन उठा लो, वो प्राइमरी प्रोटीन में सिंपल उसका सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे। क्या होंगे? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब ये एक अमीनो एसिड आ गया, बिलफर्ज ये मैथ्यूनिन था, ये क्या था? मैथिनीन। उसके साथ एक और अमीनो एसिड जुड़ा, फिर एक और अमीनो एसिड जुड़ा, फिर एक और अमीनो एसिड जुड़ा, फिर एक और, इस तरीके से कई अमीनो एसिड जो हैं वो आपस में जुड़ गए। जैसे कि हमारे पास क्या है? इंसुलिन के अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इंसुलिन में भी 2 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। एक अल्फा और एक बीटा। एक हमारे पास 30 अमीनो एसिड्स का होता है और एक हमारे पास 21 अमीनो एसिड्स का होता है, और इस तरीके से टोटल हमारे पास 51 अमीनो एसिड्स उसमें होते हैं। तो वो क्या है कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं, जब ये आफ्टर ट्रांसलेशन एक सीक्वेंस में आ जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको हम? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। याद रखना, कोई भी प्रोटीन हो, बाद में प्रोटीन जो ना वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पे जो है कोई भी प्रोटीन हो, उसका प्राइमरी लेवल में सिर्फ एक ही काम होगा कि जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं उसी का सीक्वेंस होगा। चाहे वो उसमें 50 अमीनो एसिड्स हैं या 574 अमीनो एसिड्स हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्राइमरी प्रोटीन क्या होगी? प्राइमरी प्रोटीन इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ स्पेसिफिक प्रोटीन। तो जो स्पेसिफिक प्रोटीन में जो अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में आ जाते हैं उसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोटीन। और अगर तुम लोगों को याद हो, जो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स में हमने पढ़ा था कि ये जो एक अमीनो एसिड रेजिड्यू है, ये दूसरा अमीनो एसिड रेजिड्यू है, ये तीसरा अमीनो एसिड रेजिड्यू है, तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल दे देता हूं। 2 जनरल अमीनो एसिड कंसीडर कर लेते हैं। एक है हमारे पास
H2N C, ये जो अल्फा सी होता है सेंट्रल सी, उसके साथ एक R जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और OH है। एक अमीनो एसिड ये है, और एक हम यहाँ पे एक और कंसीडर कर लेते हैं, ये भी H है, ये भी H है, इस तरीके से ये फिर C, ये फिर कोई R ग्रुप है, उसके बाद ये H और ये C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, ये दो अमीनो एसिड्स है। हमने कहा कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन के बाद क्या होता है, कंडेंसेशन के बाद ये OH और इस दूसरे अमीनो एसिड का जो NH है। अब ये कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। और दूसरे अमीनो एसिड के जो अमीनो ग्रुप है, जो दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप है, इनके दरमियान क्या होता है, इनके दरमियान जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और जो हाइड्रोजन है, इसके दरमियान होती है इंटरेक्शन। और इस इंटरेक्शन की वजह से क्या है कि ये जो OH और H है, ये इन द फॉर्म ऑफ H2O, एक H दो H हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया, इसके फॉर्म में कंडेंसेशन के थ्रू ये रिलीज हो जाता है। वाटर यहां से क्या हो जाता है, रिलीज। जब वाटर रिलीज होगा तो देखो इस कार्बन का OH फारग हो गया, उसका H फारग हो गया। अब इसमें भी एक बॉन्ड बनाने की सकत है, इसमें भी एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, तो ये दोनों आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ये कार्बन, कार्बोक्सिलिक कार्बन और अमीनो जो नाइट्रोजन है, उसके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हमारे पास जो हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन्स होते हैं, उसमें याद रखना सिर्फ एक ही तरह की बॉन्डिंग होगी, और वो कौन सी होगी, पेप्टाइड बॉन्डिंग। सिर्फ एक ही तरह की बॉन्डिंग होगी इसके दरमियान, और वो एक एक्चुअल बॉन्डिंग है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड्स बोलते हैं। कि ये एक अमीनो एसिड रेजिड्यू है, दूसरा अमीनो एसिड तीसरा, और इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे हम इसको, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। तो प्राइमरी प्रोटीन में सिर्फ एक किस्म की बॉन्डिंग होगी, और वो क्या होगी हमारे पास, प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन कह रहा हूं, पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी। उसमें कौन सी होगी, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। और पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के दरमियान बनता है, दो अमीनो एसिड रेजिड्यू के दरमियान बनता है, जिसमें एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है और दूसरे का अमीनो ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो अगर इसका NH2 जो है वो फारिग रह गया इस सिरे का, तो ये हमारे पास एन टर्मिनस हो जाएगा। और इसका आखिरी वाला जो है कोई भी अमीनो एसिड, उसका आखिरी जो C डबल बॉन्ड OH, ये पूरा के पूरा क्या होगा हमारे पास, फ्री रहेगा आखिरी अमीनो एसिड का, तो वो उसका क्या हो जाएगा, C टर्मिनस। ये क्या हो जाएगा, C टर्मिनस। इस चीज को हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड पे। जिस किसी को ज्यादा गहराई में डीप कॉन्सेप्ट इसके लेने हैं कि ये काम पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, कितने अमीनो एसिड रेजिड्यू होंगे तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, ये सारी चीजों के बारे में जो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, उस वाले लेक्चर में कंप्लीटली इस बात को हमने डिस्कस कर लिया। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी प्रोटीन है। ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी प्रोटीन है। अब थोड़ा सा हमने लेवल को आगे बढ़ाना है। ठीक है, थोड़ा सा हमने क्या करना है, लेवल को आगे बढ़ाना है। प्राइमरी प्रोटीन में क्या था, प्राइमरी प्रोटीन में जस्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है। जस्ट क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है जिनके दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और ये कोई भी प्रोटीन, उसका जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है वो प्राइमरी प्रोटीन होती है, जिसमें सिर्फ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है। कि जिस तरीके से कोड आया होता है हमारे पास कहां से, मैसेंजर RNA में, उसी के मुताबिक हमारे पास जो क्या है अमीनो एसिड्स हैं, वो एक सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं। अब वो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है उस पर कंप्लीटली जो है ना वो डिटेल लेक्चर से देख लेना। तो यहाँ पे हो गया प्राइमरी प्रोटीन। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पे, और वो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी प्रोटीन। क्या है हमारे पास, सेकेंडरी प्रोटीन्स, या इसको 2 डिग्री प्रोटीन्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री प्रोटीन्स। अब 2 डिग्री प्रोटीन्स में क्या है, मैं ये जो प्राइमरी प्रोटीन है इसको मैं ऐसे कंसीडर कर लेता हूं कि ये एक सिंपल ऐसे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, एक सिंपल धागा था। अब जरा सोचो कि एक धागा है, अगर उसको हमने एक रस्सी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, हमने धागों को पिरोना है ना आपस में, उसकी लड़ी बनेगी और उन लड़ियों को फिर आपस में पिरोएंगे तो एक मुकम्मल मोटी रस्सी बन जाएगी। फिर वो रस्सी डिफरेंट फंक्शन में यूज हो सकती है, लेकिन एक धागा जो है वो वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा जो एक रस्सी का फंक्शन है। तो यहाँ पर भी प्रोटीन जो है वो क्या करता है, वो प्राइमरी जब प्रोटीन होती है या जो हमारी प्राइमरी शेप होती है उसमें वो कोई फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं करता, वो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाता, बल्कि उसने अब थोड़ा सा अपने अंदर चेंजिंग लानी है। क्या लानी है, चेंजिंग लाएंगे। तो जब उसके अंदर चेंजेस आती हैं तो वो अब अगले लेवल पे चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लेवल या फिर सेकेंडरी प्रोटीन। उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन में देखो यहां पे क्या था, यहां पे सिर्फ एक किस्म की बॉन्डिंग थी जिसको हम बोलते थे पेप्टाइड बॉन्डिंग, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड्स। यहाँ पे क्या थे, प्राइमरी प्रोटीन में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड था। सेकेंडरी प्रोटीन में क्या होगा, सेकेंडरी प्रोटीन में
पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड तो है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा, सारों में होगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से ही तो अमीनो एसिड जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। एक तो पेप्टाइड बॉन्ड है, एक और तरह की बॉन्डिंग इसमें इन्वॉल्व हो जाती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो प्राइमरी प्रोटीन है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आती है। बिलफर्ज ये जो धागा है, ये जो प्राइमरी प्रोटीन है वो थोड़ा सा हेलिकल फॉर्म में चला जाता है। किस फॉर्म में चला जाता है, ऐसे हेलिकल फॉर्म में चला जाता है। तो अब ये भी एक हेलिकल फॉर्म है, इसमें भी बेसिकली वही जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है वही हमारे पास है, वही प्राइमरी प्रोटीन है, लेकिन अब ये एक हेलिकल फॉर्म में चला गया। और इस हेलिकल फॉर्म में क्या है कि हमारे पास ये इनके बीच में बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब पेप्टाइड बॉन्डिंग तो है, जो बैकबोन है वो तो पेप्टाइड बॉन्ड का ही है, लेकिन फिर भी कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब कोई नाइट्रोजन अवेलेबल हो, जो ऑक्सीजन अवेलेबल हो, इस तरह की चीजें अवेलेबल है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर भी तो हर जो हमारे पास प्रोटीन है, जो हर अमीनो एसिड है उसमें नाइट्रोजन बॉन्डिंग भी, मतलब नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बने, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और जब दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो हमारे पास क्या होता है, ये एक हेलिकल फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है, हेलिकल फॉर्म में आ जाता है। इस वाले स्ट्रक्चर को फिर हम बोलते हैं, जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है प्राइमरी प्रोटीन से, उसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। ज्यादा हो तो हेलिसिस बोल सकते हैं। तो ये एक अल्फा हेलिक्स है जो कि हेलिकल फॉर्म में है, एक स्पाइरल फॉर्म में घूम रहा है। जैसे कि हमने जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर शुरू किया था तो उसमें अल्फा हेलिक्सिस पे अलग से पूरा एक है कि अल्फा हेलिक्सिस कैसे बनते हैं, मुकम्मल इस पे कंप्लीटली डिटेल्ड लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि जब 3 हर टन के अंदर जो ना 3.6 अमीनो एसिड्स है, हर टन के अंदर क्या है, 3.6 अमीनो एसिड्स है। एक बात याद रखना, एमडीकैट में कभी कभी आ जाता है कि अल्फा हेलिक्स में एक टन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं। और हर पहला जो है वो पांचवें के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हर पहला अमीनो एसिड क्या है, वो अगले पांचवें अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और एक हेलिकल फॉर्म में आता है। कैसे हेलिकल फॉर्म में आता है, कंप्लीटली अगर डिटेल में देखना है कि अल्फा हेलिक्सिस कैसे बनते हैं तो अल्फा हेलिक्स वाले लेक्चर देख लेना, जिसमें ये चीज हमने कंसीडर की थी कि जब ये सिंपल हमारे पास क्या था, हमारे पास एक प्राइमरी प्रोटीन थी, तो वो हेलिकल फॉर्म में कैसे आया, वो क्या हुआ, हेलिकल फॉर्म में कैसे। अब ये हेलिक्सिस है, यहाँ पे अगर कोई अमीनो एसिड है और यहाँ पे कोई अमीनो एसिड है, वो एक दूसरे के सामने हो जाते हैं, हालांकि उस लिहाज से दूर है, क्योंकि एक अमीनो एसिड अगर इस पोजीशन पे तो उसका अगला इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर कहीं अगला इधर आएगा। लेकिन ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उनके दरमियान डेवलप हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें क्या डेवलप हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने क्या कहा था कि जो अल्फा हेलिक्स है वो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, वो क्या है, हमारे पास एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा भी अगले लेक्चर में एक बात डिस्कस की थी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर सिर्फ अल्फा हेलिक्सिस नहीं होते, मतलब प्रोटीन या तो अल्फा हेलिक्सिस के फॉर्म में आ सकता है, अगर अल्फा हेलिक्सिस में ना हो तो एक और भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसको हम बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, बीटा शीट्स या फिर बीटा प्लीटेड शीट्स। उन बीटा प्लीटेड शीट्स में क्या होता है कि ये बिलफर्ज हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड ऐसे जा रहा है, जब उसमें टर्न आ जाता है तो टर्न आने के बाद अब इसकी डायरेक्शन ये थी, फिर ये इस तरीके से इस तरफ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब ये यहां से जा रहा था, यहां से टर्न करके वापस उसी की तरफ आ गया। तो अब इसके जो अमीनो एसिड्स है और इसके जो अमीनो एसिड्स है ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। जब एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, परपेंडिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है। और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स। इसको क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट्स। अब ये बीटा प्लीटेड शीट्स एंटी पैरेलल भी हो सकती है, जैसे कि इस केस में ये एक डायरेक्शन ये है, फिर वो टर्न ले लेता है तो दूसरी डायरेक्शन ये है। ये हमारे पास पैरेलल भी हो सकते हैं, मतलब एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन ये है। कैसे कि ये आगे जा रहा था, ऐसे कहीं टर्न लिया तो यहां से आ गया सिंपल। तो अब ये क्या है, हमारे पास पैरेलल है। अब जरूरी नहीं है कि अगले ही हूं, कोई भी जो हमारे बहुत बड़ी रस्सी है उसको कहीं से भी टर्न ले लो, लेकिन जब वो एक दूसरे के आमने सामने आएगी तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्या हो, बीटा प्लीटेड शीट्स बने। तो जब ये एक दूसरे के इधर बिलफर्ज यहाँ पे सामने आ जाता है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बांध सकते हैं, यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बांध सकते हैं। तो इस तरीके से बीटा प्लीटेड शीट्स क्या है, वो हमारे पास पैरेलल भी हो सकते हैं,
एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। तो ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है कि एक प्रोटीन जो है वो हमारे पास अल्फा हेलिक्सेस के फॉर्म में भी आ सकता है, बीटा प्लेटेड शीट्स के फॉर्म में भी आ सकता है। एक ही प्रोटीन के अंदर दोनों स्ट्रक्चर हो सकते हैं, अल्फा हेलिक्सेस भी हो सकते हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स भी हो सकते हैं। याद रखना सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्सेस के फॉर्म में आता है प्रोटीन, या फिर बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में आता है, या दोनों के फॉर्म में आता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। एग्जांपल में देखो क्या क्या था हमारे पास, कि हम जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स या फिर अल्फा हेलिक्स वाला लेक्चर देख रहे थे, इसलिए बार बार कहता हूं कि जो सीरीज है उसको प्रॉपर जो है क्या करना है, फॉलो करना है, क्योंकि हमारा हर जो लेक्चर होता है वो पिछले लेक्चर के साथ या किसी न किसी लेक्चर के साथ कनेक्टेड होता है। तो वहां पे अल्फा हेलिक्सेस के दौरान हमने बात की थी कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है उसमें 5 इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं। एक हमारे पास अल्फा हेलिक्स है, क्या है, एक अल्फा हेलिक्स है। एक हमारे पास बीटा शीट है, क्या है, बीटा शीट है। इसी तरह एक हमारे पास बीटा टर्न होती है, क्या है, बीटा टर्न। बीटा टर्न क्या है, जब ये देखो यहां से ये टर्न कर गया तो ये एक पोर्शन ऑफ अमीनो एसिड्स है, इसको हम बीटा टर्न बोलते हैं। इस पे भी अलग से लेक्चर है, बीटा टर्न पे अलग से लेक्चर है, बीटा शीट्स पे अलग से लेक्चर है, ठीक है। बीटा शीट्स पे अलग से लेक्चर है, अल्फा हेलिक्सिस पे अलग से लेक्चर है, 30-40 मिनट सिर्फ अल्फा हेलिक्सिस पे लेक्चर है, इसी तरह बीटा शीट्स पे लेक्चर है। तो वो अगर बहुत ही डीप में देखना है कि ये काम कैसे सारा हो रहा है तो वो देख लो, नहीं तो यहाँ पे इतना समझो, प्राइमरी प्रोटीन में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड रेजिड्यू के दरमियान, सेकेंडरी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है इन डिफरेंट अमीनो एसिड्स। तो बीटा टर्न्स थे। इसी तरीके से हमारे पास थे नॉन रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, क्या है, नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल बीटा लूप्स की है। इसी तरीके से हमारे पास मोटिव्स हैं, क्या है, मोटिव्स है, या इसको सुपर सेकेंडरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी से थोड़ा ऊपर। सुपर मोटिव्स क्या होंगे, जैसे एक हमारे पास ये अल्फा हेलिक्स है, क्या है, एक अल्फा हेलिक्स। अब ये अल्फा हेलिक्स है, इसके दरमियान एक टर्न आ गया, उसके बाद फिर से एक अल्फा हेलिक्स है। तो अब ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर है जिसमें एक अल्फा है, अल्फा हेलिक्स, फिर एक टर्न है और फिर एक अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। तो ये वाला जो होगा ये हमारे पास सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है या मोटिव जिसको बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बीटा टर्न बीटा भी होता है, बीटा टर्न बीटा, अल्फा टर्न बीटा भी हो सकता है, ल्यूसीन जिपर है, काफी सारे मोटिव्स के एग्जांपल हैं। तो ये सारी चीजें, चाहे अल्फा हेलिक्स हो, बीटा शीट हो, बीटा टर्न हो, नॉन रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स हो, मोटिव्स हो, ये सारे के सारे हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में फॉल करेंगे। क्यों, क्योंकि इन सारों के दरमियान एक बात कॉमन है और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। डिफरेंट अमीनो एसिड में होगी, डिफरेंट सीक्वेंस से होगी, डिफरेंट तरीके से होगी, लेकिन होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो सेकेंडरी प्रोटीन्स में क्या इंपॉर्टेंट हुआ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि जो हमारे पास सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है, या जो हमारे पास क्या था, प्राइमरी प्रोटीन था, अब उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई कि उनमें डिफरेंट अमीनो एसिड के दरमियान क्या हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बने। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में मैंने बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट कि कुछ याद रहे या ना रहे, ये दो एग्जांपल याद रखना, अल्फा हेलिक्सेस और बीटा शीट्स। और ये दोनों कैसे बनते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हमारे पास बनते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी मोटिव्स इसकी एग्जांपल है, बीटा लूप्स इसकी एग्जांपल है और बीटा टर्न्स इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो ये तीन थोड़ी माइनर एग्जांपल है, मतलब ये अब बहुत ऊपर लेवल पे बंदे को सीखनी पड़ती है। कॉलेज लेवल पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अल्फा हेलिक्सेस और बीटा शीट्स, जो याद होनी चाहिए कि वो हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन्स है, ठीक है। क्या है, सेकेंडरी प्रोटीन्स। तो ये जो हमारे पास क्या था, ये जो हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन थी, वो प्राइमरी प्रोटीन अब इस शेप में चली गई है, ठीक है, इस शेप में। फिर आगे से एक इसमें बीटा शीट भी मैं ड्रा कर लेता हूं ऐसे, इस शेप में। फिर ये आगे से कोई टर्न है और इसमें फिर कोई अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। फिर कोई टर्न आया और उसमें फिर कोई बीटा शीट है, ठीक है। और इसमें अब ये जो मैं तीर ड्रा कर रहा हूं, ये बीटा शीट में हमने कहा था कि ये हमारे पास किसको शो कर रहा है, ये जो तीर है बीटा प्लेटेड शीट में, उसका जो टेल है वो एन टर्मिनस को शो करता है और जो हेड है वो सी टर्मिनस को शो करता है। तो इस तरीके से हमारे पास अब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना, जिसमें क्या है कि वही जो प्राइमरी प्रोटीन है वो हमारे पास अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में आ गया, या टर्न की फॉर्म में भी साथ आ गया, साथ में बीटा शीट की फॉर्म में भी आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये एक ही धागा है, एक ही पॉलीपेप्टाइड है जो कहीं पर
टर्न के साथ अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में है, कहीं पर हमारे पास बीटा शीट की फॉर्म में है, कहीं पर टर्न की फॉर्म में है, कहीं पर फिर से अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में है। तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? अब ये अल्फा हेलिक्स को कंसीडर करो तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, टर्न को कंसीडर करो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बीटा शीट को कंसीडर करो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बिलफर्ज मैं कह रहा हूं ये लूप है, लूप को भी कंसीडर करो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो क्या है सेकेंडरी प्रोटीन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी इन्वॉल्व हो गई है, वो भी इन्वॉल्व हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स की तरफ, और वो कॉम्प्लेक्स क्या है? वो हमारे पास थर्ड डिग्री है जिसको हम बोलते हैं टर्शरी प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? टर्शरी प्रोटीन्स, या इसको 3 डिग्री, थर्ड डिग्री हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। 3 डिग्री में क्या होता है? जितने भी हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, कितने हैं, क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, वो हमारे पास टर्शरी प्रोटीन्स में आएंगे। किस में आएंगे? टर्शरी प्रोटीन्स या क्वाटरनरी प्रोटीन्स, लेकिन होंगे हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। अब देखो जो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है उसमें बेसिकली दो है, या तो फिब्रस प्रोटीन्स होते हैं, क्या है? फिब्रस प्रोटीन्स, या फिर हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। क्या है? या तो फिब्रस प्रोटीन्स होंगे या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फिब्रस नाम से पता चलता है ये फाइबर की फॉर्म में होगा। फाइबर की फॉर्म में का मतलब क्या है कि एक धागे की फॉर्म में होगा, तो हमारे पास फिब्रस प्रोटीन्स होती हैं। अब फिब्रस प्रोटीन ज्यादातर हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कैसे? कि बिल फर्ज हमारे पास ये एक अल्फा हेलिक्स है, इसने ऐसे बनाया, फिर एक टर्न आ गया, फिर उसने एक अल्फा हेलिक्स बनाया, फिर एक बीटा शीट है, और लेकिन ये फाइबर की फॉर्म में जा रहा है। किसकी फॉर्म में जा रहा है? फाइबर की फॉर्म में जा रहा है, एक फिब्रस प्रोटीन बना रहा है। तो मैक्सिमम हमारे पास जो फिब्रस प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में होंगी? वो हमारे पास होती है सेकेंडरी फॉर्म में रहती है। किस फॉर्म में रहती है? सेकेंडरी फॉर्म में रहती है। बहुत सारी इसकी एग्जांपल है, बालों से लेकर किसके बालों से लेकर हमारे पास इसमें फिब्रिनोजेन भी आ जाता है, इसमें हमारे पास सिल्क फाइबर्स भी आ जाते हैं, इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो हमारे पास सारी की सारी फाइब्रस प्रोटीन्स है। इसी तरीके से जितनी भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है वो भी हमारे पास क्या है? फिब्रस प्रोटीन्स है। वो भी क्या है हमारे पास? फिब्रस प्रोटीन। बिलफर्ज मसल्स है, मसल्स क्या हमारे पास? प्रोटीन्स है। तो अगर इन मसल्स को कभी गोश्त देखा हो, कोई मीट देखी हो, कोई भी हमारे पास चिकन देखा हो, बीफ देखा हो, जो भी देखा हो, गोश्त को देखो तो उसमें भी जो गोश्त होता है वो बेसिकली इस तरह धागों की फॉर्म में जुड़ा होता है। किसके फॉर्म में जुड़ा होता है? धागों की फॉर्म में जुड़ा होता है। तो इट्स मीन कि वहां पर भी कौन से प्रोटीन्स है हमारे पास? फिब्रस प्रोटीन्स है, फाइब्रस प्रोटीन्स है। फाइब्रस प्रोटीन्स याद रखना, एक तो इलास्टिक होते हैं, क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। और एक हमारे पास क्या है कि एक चीज इसकी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास होते हैं नॉन सोल्यूबल इन वाटर। क्या होते हैं हमारे पास? नॉन सोल्यूबल इन वाटर। अब नॉन सोल्यूबल क्यों? क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है अगर ये सोल्यूबल होते पानी में तो क्या होता कि जैसे तुम लोग अभी किसी पूल में नहाने गए और तुम लोगों ने पानी में छलांग लगा दी और वहां पे सारे तुम लोग सोल्यूबल हो गए, हल हो गए, तुम पता ही नहीं चला तुम्हारा, पानी में हल हो गए, तो कोई स्ट्रक्चर बाकी रहता? कोई भी स्ट्रक्चर प्रोटीन अगर पानी में सोल्यूबल हो जाए तो फिर तो वो प्रोटीन रहता ही नहीं है, उसका स्ट्रक्चर डिनेचर कर जाएगा। तो इसी वजह से जो हमारे पास फिब्रस प्रोटीन्स है जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन सारे या फिर सिल्क फाइबर इस तरह के कई तरह के एग्जांपल देख लेना, वो सारे नॉन सोल्यूबल होते हैं या इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, इसको इनसॉल्युबल भी बोल सकते हैं। इस तरह के जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है वो ग्लोब की शेप में आएंगे, वो गोल गोल से होंगे। क्या होंगे? गोल गोल से होंगे, जिसमें ज्यादातर टर्शरी प्रोटीन्स आते हैं। जिसमें क्या है? टर्शरी प्रोटीन। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टर्शरी प्रोटीन कोई इंपॉर्टेंट मुश्किल चीज नहीं है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में मतलब इस तरह के एक प्रोटीन ग्लोब की फॉर्म में प्रोटीन होंगे। किसकी फॉर्म में होंगी? ग्लोब की फॉर्म में, दायरे की फॉर्म में, सरफेस उसका मतलब उसका सर्कुलर सरफेस होगा, तो उसको हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन सोल्यूबल होंगी, याद रखना। क्या होंगी? सोल्यूबल। जितने भी एंजाइम्स तुम लोग देखते हो वो सारे ग्लोब्यूलर टर्शरी प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोब्यूलर फॉर्म में होते हैं। तो वो एंजाइम अगर हमारे वो कैसे ट्रांसफर होते हैं या कैसे हमारे पास ट्रांसपोर्ट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो अगर वो ब्लड में वाटर में सोल्यूबल ही ना हो तो वो तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से वो चीजें हमारे पास क्या है? सोल्यूबल है। याद रखना ग्लोब्यूलर प्रोटीन में तकरीबन जितने भी फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, जितने भी फंक्शनल प्रोटीन्स है, और फंक्शनल प्रोटीन में मेनली क्या है? एंजाइम्स है। तो वो सारे के सारे क्या है हमारे पास? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है। तो ये दोनों चीजें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के हवाले से थी, लेकिन यहाँ पे इसको इसलिए बताया क्योंकि इसी के लिहाज से हमने टर्शरी स्ट्रक्चर को समझना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तो हमें पता चल गया कि हमारे पास अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स और ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है? इसको प्रॉपर हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कि एक धागा है वो पहले आपस में तो लिपट रहा था, लेकिन जब वो लिपटेगा तो वो एक 3D शेप में आएगा।
किस में आएगा, एक 3D शेप में आएगा। उसने स्पेस में अपनी जगह रखनी है, क्योंकि वो उससे क्या करना है, स्पेस में अपनी जगह रखेगा। तो वो जगह कैसे रखेगा, वो एक स्पेशियल अरेंजमेंट में स्पेस में खुद को अरेंज करेगा। वो जो अरेंजमेंट है, वो जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, उसको हम बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी प्रोटीन। कि ये हमारे पास क्या आते हैं, बिलफर्ज ये हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन है। इसी तरीके से कई सेकेंडरी प्रोटीन जो है क्या है, ये सेकेंडरी प्रोटीन करते करते यहाँ पे एक और बीटा शीट इसको मैं ड्रा कर देता हूं, और इस तरीके से ये क्या है, एक 3D शेप में आ जाता है। किस शेप में आ जाता है, एक 3D शेप में आ जाता है। उस लेवल को हम बोलते हैं टर्शरी प्रोटीन। और याद रखना, टर्शरी प्रोटीन में बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और बॉन्डिंग में हमारे पास कौन कौन सी बॉन्डिंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, क्योंकि प्राइमरी प्रोटीन से मिलकर बना है। तो जहां जहां पर भी होगा बैकबोन में अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़े हैं। उसके अलावा इसमें देखो अल्फा हेलिक्सिस भी है, बीटा शीट्स भी है, हेलिक्सिस भी है, टर्न्स भी है, सब कुछ है। तो उन हेलिक्सिस या शीट्स के अंदर भी तो बॉन्डिंग होती है। कौन सी वाली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 2 बॉन्डिंग तो है, ये तो सेकेंडरी में भी है। एक साथ में और तरह की बॉन्डिंग होती है जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग। ये ड्यू टू आयोनिक बॉन्डिंग क्या करते हैं, हमारे पास एक दूसरा मतलब 3D स्ट्रक्चर में एक अमीनो एसिड जो है वो किसी दूसरे अमीनो एसिड पे किसी और पोजीशन पे अमीनो एसिड होगा। लेकिन क्या है कि बिलफर्ज ये मेरे पास ये दूसरा अमीनो एसिड है, यहाँ पे क्या है, एक दूसरा अमीनो एसिड है। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे कोई अमीनो एसिड है बिलफर्ज, और वो अमीनो एसिड यहाँ पे, अब ये देखो ये करते 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 यहाँ पे पता नहीं, मैं कहता हूं कि 400 नंबर पे कोई अमीनो एसिड है, वो एक दूसरे के सामने आ गए। और बिलफर्ज ये वाला अमीनो एसिड क्या था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव अमीनो एसिड था, जबकि ये वाला अमीनो एसिड नेगेटिव था। अब ये जब 3D स्पेस में क्या है, आपस में एक दूसरे के ऊपर आएंगे। मतलब कोई भी रस्सी उठा लो, जैसे मेरे पास ये चीज है, ठीक है, ये एक मेरे पास चीज है। अब ये पॉलीपेप्टाइड है, उसमें डिफरेंट शेप सब कुछ बनाया हुआ है। अब ये उसको कोई पहला या दूसरा या तीसरा अमीनो एसिड है, जब ये 3D शेप में मतलब स्पेस में आएगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, तो हो सकता है कि ये वाला अमीनो एसिड इस वाले अमीनो एसिड के ऊपर आ जाए। क्या हो सकता है, ऊपर आ जाए। तो अगर एक पॉजिटिव बिलफर्ज अमीनो एसिड है, दूसरा नेगेटिव अमीनो एसिड है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ये जो दरमियान में इंटरेक्शन होती है इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे टर्शरी प्रोटीन में एक जिसकी वजह से टर्शरी प्रोटीन या टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है वो है आयोनिक बॉन्ड। वो क्या है, आयोनिक बॉन्ड। इसके अलावा भी एक और तरह की बॉन्डिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कौन से, सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हर अमीनो एसिड में नहीं होता, बल्कि याद रखना एक सिस्टीन है, क्या है, एक सिस्टीन है और एक मैथ्यूनिन है। एक सिस्टीन है और एक मैथ्यूनिन है। ये जो सिस्टीन और मैथ्यूनिन है, इसका अगर आर ग्रुप हम देखें तो उस आर ग्रुप के अंदर बेसिकली सल्फर होता है। क्या होता है, सल्फर होता है। तो अब इसका बिलफर्ज ये सिस्टीन है और इसका आर ग्रुप में एसएच अवेलेबल है। इसी तरह मैथ्यूनिन के सामने आ गया, उसमें भी एसएच अवेलेबल है। तो इन दोनों के दरमियान, इन दो सल्फर के दरमियान बॉन्ड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं डाइसल्फाइड। दो सल्फर है ना, तो डाइसल्फाइड ब्रिज भी बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये भी हो सकता है कि बिलफर्ज यहां पे सिस्टीन था, क्या था, सिस्टीन, और उसका एसएच था, उसका एसएच आर ग्रुप में क्या था, एसएच था, और यहां पे कोई और सिस्टीन आ गया, उसमें भी एसएच है। तो ये दोनों एसएच आपस में बॉन्ड बना लेंगे, उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड। उसको क्या बोलेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलेंगे। तो इसकी वजह से भी हमारे पास 3D स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। कौन, क्या, प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, ग्लोब्यूलर फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो यहां पे प्राइमरी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्डिंग थी, सेकेंडरी प्रोटीन में साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी थी। क्या थी, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी थी। यहां पे याद रखना टर्शरी प्रोटीन्स में हमारे पास जो साइड चेन्स होती हैं, क्या है, जो आर ग्रुप्स होते हैं, जो साइड चेन्स होती हैं, उनके आपस में इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से 3D स्ट्रक्चर बनता है। वो क्या होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास,
डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी हो सकते हैं, आयनिक इंटरेक्शन भी हो सकता है, इवन कहीं पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे CH3 और CH3 जो है दोनों हाइड्रोफोबिक है, लेकिन जब उसके ऊपर पानी आता है तो वो पानी की वजह से एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, तो वहां पे कोई फिजिकल बॉन्ड तो नहीं बनता, लेकिन ये इंटरेक्शन ही होना शुरू हो जाती है। तो वो इसी तरीके से वैन डर वाल फोर्सेज है, डाइइलेक्ट्रिक कह रहा हूं, जो इंड्यूस्ड डाइपोल है हमारे पास, कई जितनी भी बॉन्डिंग तुम लोगों को आती है ना, वो सारी इसमें पॉसिबल है, वो सारी क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड इस तरह ग्लोबुलर शेप में आ गया, इसको बोलते हैं हम टर्शियरी प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी प्रोटीन। टर्शियरी प्रोटीन क्या है, प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर है, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, पेप्टाइड बॉन्ड भी इसमें होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें होती है, आयनिक बॉन्डिंग भी है, डाइसल्फाइड भी है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो वो सारी चीजें पॉसिबल हो सकता है, किसी में ना हो सकता है किसी में सारे हो सकता है, किसी में आयनिक बॉन्डिंग हो सकता है किसी प्रोटीन में साथ में आयनिक बॉन्डिंग के साथ साथ डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी बने, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो सारी चीजें किस में आएंगी, टर्शियरी प्रोटीन्स में। किसमें, और मैक्सिमम एंजाइम हमारे पास ज्यादातर जो होते हैं वो टर्शियरी प्रोटीन्स में हो सकते हैं। अब होगा क्या कि हम बिलफर्ज ये पॉलीपेप्टाइड से ये वाली चीज बनी, इसको हम एक यूनिट कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिट है। इसको मैं थोड़ा सा अब यहां पे बना देता हूं कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर जिसमें हर तरह की चीजें पॉसिबल है, ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, इसको मैं एक यूनिट बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, एक यूनिट बोल देता हूं। अब होता क्या है कि ये यूनिट है, इसी तरह के एक और पॉलीपेप्टाइड है, उसका भी एक यूनिट बन गया ऐसे। ठीक है, उसका भी एक यूनिट बन गया। तो अब ये वाला यूनिट जो है वो इस वाले यूनिट के अमीनो एसिड्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वैन डर वाल फोर्सेस का काफी सारी चीजें जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गई, वैन डर वाल फोर्सेस हो गई, वो सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया, ये एक दोनों एक दो जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये वाले पॉलीपेप्टाइड का यूनिट इस वाले पॉलीपेप्टाइड यूनिट के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन करता है, चाहे वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो, चाहे वो हमारे पास कोई और इंटरेक्शन हो, लेकिन वो इंटरेक्शंस होती है दो यूनिट्स के दरमियान। और इस तरीके से एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है, जिसमें दो यूनिट, उसको डायमर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डायमर बोलते हैं। इसी तरीके से अगर 3 यूनिट्स हो तो वो तीनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मतलब ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास ट्राइमर बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्राइमर। इसी तरीके से अगर 4 यूनिट्स हो हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, टेट्रामर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, टेट्रामर हो जाता है। और कभी ज्यादातर इनके दरमियान कोई हमारे पास मैग्नीशियम बिल्फर्स, इन द केस ऑफ किसके, क्लोरोफिल वगैरह के केस में मैग्नीशियम दरमियान में आ जाता है, या इसके दरमियान आयरन आ जाता है हीमोग्लोबिन के केस में, तो वो आयरन के साथ भी इंटरेक्शन इनकी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के इंटरेक्शन से इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें डायमर, ट्राइमर, टेट्रामर आते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्वाटरनी स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनी स्ट्रक्चर। डीएनए पॉलीमरेज इसकी बेस्ट एग्जांपल है। क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। तो क्वाटरनी स्ट्रक्चर में क्या बताया कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बेसिकली उसका जो एक यूनिट होता है, जो एक पॉलीपेप्टाइड से जो चीजें बनती है, जब उस तरीके के 2-3 यूनिट आपस में मिलते हैं, तो वो आपस में उन यूनिट्स की भी इंटरेक्शन होती है और उनसे जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्वाटरनी स्ट्रक्चर। तो अगले लेवल में क्या है, चौथे लेवल में हमारे पास है क्वाटरनी स्ट्रक्चर, या इसको 4 डिग्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 4 डिग्री स्ट्रक्चर, जिसमें पेप्टाइड बॉन्डिंग भी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, आयनिक बॉन्डिंग, ये किसके, ये टर्शियरी की आपस में होगी। यहां पर जो है मतलब ये एक यूनिट दूसरी यूनिट के साथ जो इंटरेक्ट करेगा, ज्यादातर वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकती है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है, वहां पे डाइसल्फाइड ब्रिज भी पॉसिबल है कि इसका एक कोई जो हमारे पास SH ग्रुप है, वो इस वाले यूनिट के SH ग्रुप के साथ क्या करे, डाइसल्फाइड ब्रिज बना ले। इनके दरमियान में कोई मेटल आयन भी हो सकता है, मैग्नीशियम या आयरन, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है, वो जो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं क्वाटरनी स्ट्रक्चर, या फिर 4 डिग्री ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन। तो होप सो कि ये चीजें सारी समझ आ गई कि प्राइमरी प्रोटीन क्या होती है, सेकेंडरी प्रोटीन क्या होती है, टर्शियरी प्रोटीन क्या होती है, और क्वाटरनी प्रोटीन क्या होती है। इसी तरीके से हमारे पास जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, वो मैक्सिमम टर्शियरी और क्वाटरनी स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये भी ग्लोब की फॉर्म है, गोल सा फॉर्म है, ठीक है, तो वो टर्शियरी और क्वाटरनी स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। जो फिब्रस प्रोटीन्स हैं, वो ज्यादातर हमारे पास सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्रोटीन जो है उसी में रहता है, कि उसी में अल्फा हेलिक्स बढ़ता चला जाएगा, उसके साथ बीटा शीट भी कनेक्ट हो, लेकिन वो एक धागे की फॉर्म में तभी बन सकता है जब वो सेकेंडरी फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, सेकेंडरी फॉर्म में हो। तो फिब्रस प्रोटीन्स हमारे पास ज्यादातर इनसॉल्युबल है,
और जो हमारे पास क्या है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है वो वाटर में सॉल्युबल है। तो ये थी ऑल अबाउट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन्स है या जिसको कन्फर्मेशन इन प्रोटीन्स है, वो सारी जो बुक के हवाले से इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज है जो कि जिस बच्चे को जिस तरीके से लगते हैं उस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो जो करना है कर लो। इसके साथ चैनल के साथ आप लोगों का अपना चैनल है, समझना है तो कमेंट सेक्शन में बोल दिया करो। और मुझे दुआओं में याद रखो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।